हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विंग्स एजुकेशन। काफ़ी दिन से यूट्यूब पर लेक्चर नहीं आए, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। सो आज हमने फाइनली डिसाइड किया है कि हम अपनी लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। हम 10+2 लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को रिवाइज़ कर रहे थे, ठीक है? तो अभी तक हमने ऑलमोस्ट 3 यूनिट रिवाइज़ कर लिए थे। क्या-क्या रिवाइज़ किया था हमने? फर्स्ट यूनिट हमने कंप्लीट रिवाइज़ कर लिया था, जिसमें हमने सारे के सारे पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स और पॉलिटिकल ट्रेडिशंस को रिवाइज़ कर लिया था। उसके बाद हमने सेकंड यूनिट स्टार्ट किया था, जिसमें हमने ये सारे के सारे जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं, इनको हमने एज़ पर सिलेबस रिवाइज़ कर लिया था। ठीक है? उसके बाद हमने इंडियन पॉलिटिकल थिंकर स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने ये सारे के सारे थिंकर रिवाइज़ कर लिए थे। सिर्फ ये लास्ट वाले 4 थिंकर आपके रह गए थे। तो आज के लेक्चर में हम सबसे पहले ये 4 पॉलिटिकल थिंकर, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर या इंडियन पॉलिटिकल थॉट हम रिवाइज़ करेंगे और उसके बाद हम पैरेलल में 2 सीरीज़ लेकर चलेंगे। एक तो हम रिवीजन सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, जो ये चल रही है, जिसमें हम एमसीक्यूज़ के द्वारा हम आपके सिलेबस को रिवाइज़ कर रहे हैं और साथ में हम कोई एक इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे डिटेल में, ठीक है? जैसे अलग-अलग स्टूडेंट्स मैसेजेस कर रहे हैं। कोई कह रहा है कोई कह रहा है कि इंटरनेशनल रिलेशन स्टार्ट करो, कोई कह रहा है फॉरेन पॉलिसी स्टार्ट करो, कोई कह रहा है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को स्टार्ट करो। तो हम देखते हैं सबसे ज़्यादा जिन लोगों के मैसेजेस आए होंगे हमारे व्हाट्सएप पे, तो हम वही वाला यूनिट स्टार्ट करेंगे, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ लेक्चर। ये इस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 127 होने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे, तो लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करें और सीक्वेंस में यहाँ तक आएँ। आप हमारे इन सारे के सारे लेक्चर्स के नोट्स भी अवेल कर सकते हैं। नोट्स अवेल करने के लिए हमें व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो आज के लेक्चर में हम क्विकली रिवाइज़ करेंगे अपने 4 इंडियन पॉलिटिकल थिंकर, जो कि हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण और दीनदयाल उपाध्याय। पहले हम इनको ब्रीफ में रिवाइज़ करेंगे, जैसे हम करते आ रहे हैं, जो हमारा प्लान ऑफ एक्शन रहता है, तो उसके बाद हम इसके 100 टॉप एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो शुरू करते हैं हम पंडित जवाहरलाल नेहरू से। पंडित जवाहरलाल नेहरू का टाइम पीरियड है 1889 से लेके 1964 तक। पंडित जवाहरलाल नेहरू इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। कब से कब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रहते हैं ये? प्राइम मिनिस्टर रहते हैं ये 1947 से लेके 1964 तक। इनको कहा जाता है आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। अगर पूछा जाए आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो होंगे कौन? वो होंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सॉरी, वो होंगे कौन? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, ठीक है? अगर पूछा जाए आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया, तो मॉडर्न इंडिया के आर्किटेक्ट कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर पूछा जाए फादर ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, तो वो भी होंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो वो कौन होंगे? वो भी होंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है? और नेहरू से क्या-क्या पूछा जाता है? नेहरू से क्या-क्या पूछा जाता है? नेहरू से पूछा जाता है कि वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात करते हैं, सेकुलरिज्म की बात करते हैं, सोशलिज्म की बात करते हैं, जहां वो मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करते हैं। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, ठीक है? साइंटिफिक टेम्पर में बिलीव करते हैं, मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं और यहाँ से तो क्वेश्चन बनते हैं। उनको कहा जाता है फाउंडर ऑफ नाम। नाम क्या है? नॉन अलाइन मूवमेंट। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। हम ये नाम जो है वो डिटेल में भी कवर कर चुके हैं, ठीक है? क्या है नाम? नाम है नॉन अलाइन मूवमेंट। नॉन अलाइन मूवमेंट क्या था? ये एक फोरम था कुछ कंट्रीज का,
जिन्होंने डिसाइड किया था कि 1945 के बाद जब कंट्रीज आज़ाद हो रही थी तो कुछ लोग यूएस के साथ ज्वाइन हो रहे थे, तो कुछ लोग यूएसएसआर के साथ जा रहे थे, क्योंकि दो बड़ी पावर यही सामने आ रही थी। तो हमने डिसाइड किया था कि हम ना तो जाएंगे यूएसए के साथ, ना जाएंगे हम यूएसएसआर के साथ। ये जो दो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में जो एक लड़ाई चल रही थी, इसको हम कहते थे क्या, कोल्ड वार। तो कोल्ड वार में हमने ना यूएसए को ज्वाइन किया ना यूएसएसआर को ज्वाइन किया। तो किसको ज्वाइन किया? हमने बनाया था नाम नॉन अलाइन मूवमेंट। तो यहां से क्वेश्चन बनते हैं, नॉन अलाइन मूवमेंट की नींव कहां रखी गई थी? तो ये रखी गई थी बैंडुंग कॉन्फ्रेंस, हम पढ़ चुके हैं। बैंडुंग कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 1955 में हुई थी। कहां हुई थी? इंडोनेशिया में हुई थी। ठीक है, इंडोनेशिया में हुई थी बैंडुंग कॉन्फ्रेंस। कब? अप्रैल 1955 में। ठीक है, और यहां से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं? नाम के फाउंडर कौन थे? तो 5 कंट्रीज और उनके लीडर आपको याद रखने हैं, जो हम ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं। कौन कौन से? पंडित जवाहरलाल नेहरू इंडिया के, टीटो यूगोस्लाविया के, जोसेफ ब्रोज टीटो इनका पूरा नाम था, यूगोस्लाविया के थे ये। गैमल अब्दुल नासिर या गमाल अब्दुल नासिर भी इनको कहते हैं, ये इजिप्ट के थे, मिस्र के थे। ठीक है, नामे नुकरमा गाना के थे, और सुकरानो थे कहाँ के? इंडोनेशिया के। बुक्स पूछी जाती है नेहरू की, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी बुक है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एक ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। इंडस्ट्रियलाइजेशन पे इन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया। 5 ईयर प्लान इंडिया में स्टार्ट किए। कितने टोटल 5 ईयर प्लान रहे? 12 5 ईयर प्लान रहे। ठीक है, उसके बाद प्लानिंग कमीशन हट के क्या आ गया था? मोदी गवर्नमेंट ने क्या स्टार्ट किया था? नीति आयोग। ठीक है, पंचशील के इनको फाउंडर भी कहा जाता है, फादर भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट लीडर भी कहा जाता है। तो पंचशील कब साइन होता है? 1955 में। किस किस के बीच में? इंडिया और चाइना के बीच में। और बाद में पंचशील जाके हमारी फॉरेन पॉलिसी का भी एक इम्पॉर्टेंट पिलर बनता है, जहां पंचशील में क्या बात होती है? म्यूचुअल रिस्पेक्ट, नॉन एग्रेशन, नॉन इंटरफेरेंस, इक्वालिटी, पीसफुल को एग्जिस्टेंस, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। प्लानिंग के ऊपर उन्होंने फोकस किया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस किया। इनके साथ इंपॉर्टेंट लीडर कौन थे इस टाइम? कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। एजुकेशन पे फोकस किया, आईआईटीज बनाए, एम्स बनाए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन थे किसके? पंडित जवाहरलाल नेहरू के। ठीक है, तो ये फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर अगर पूछा जाए तो कौन था? फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे हमारे मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बी आर अम्बेडकर। फर्स्ट लॉ मिनिस्टर पूछा जाए तो बी आर अम्बेडकर। ठीक है, आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल। फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल। फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं। सेकंड अपना पॉलिटिकल थॉट रिवाइज करते हैं क्विकली, जो कि है सुभाष चंद्र बोस। टाइम पीरियड है इनका 1897 से लेके 1945, डिटेल में हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, ये सारे के सारे थिंकर जो हैं ये हमने डिटेल में कवर किए हुए हैं। हमारी प्लेलिस्ट में जाएं और वहां जाके हमारे सारे लेक्चर्स आप देख सकते हैं। ये एक रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट थे, इंडियन नेशनल आर्मी के एक इंपॉर्टेंट लीडर थे, याद रखना, फाउंडर नहीं थे। फाउंडर कौन थे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, हम पढ़ चुके हैं। रेडिकल नेशनलिज्म को एडवोकेट करते हैं। मिलिटेंट स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। जय हिंद का स्लोगन किसने दिया? बॉस ने दिया। आजाद हिंद गवर्नमेंट कब बनी थी? 1943 में। कहां बनी थी? सिंगापुर में। किसके द्वारा? किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है, सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी को सपोर्ट करते हैं ये। प्लान्ड इकोनॉमी की बात करते हैं बॉस। ठीक है, एडवोकेटेड रेडिकल नेशनलिज्म एंड मिलिटेंट अप्रोच। गांधी के साथ जो गांधी का नॉन वायलेंस था वो इनको पसंद नहीं आता। आईएनसी के साथ ये जुड़े हुए थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ। बाद में ये अलग हो गए थे। क्यों अलग हुए थे? इनके जो विचार थे वो गांधी और सरदार पटेल के साथ नहीं जमे, इसलिए इन्होंने छोड़ दी थी कांग्रेस। 2 बार ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी चुने, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। 1938 में हरिपुरा सेशन था जहां ये प्रेसिडेंट बनते हैं,
और उसके बाद 1939 में ये तरीपुरी सेशन में फिर से प्रेसिडेंट चुन के आते हैं। बट यहाँ गांधी इनको सपोर्ट नहीं करते, पटेल और गांधी इनको सपोर्ट नहीं करते और ये कांग्रेस को छोड़ देते हैं। इनके बाद कौन आया था नेक्स्ट प्रेसिडेंट? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक। तो फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में बनता है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई थी। कौन थे फाउंडर? बोस। उसके बाद ये कांग्रेस, पहले ये 1939 में कांग्रेस छोड़ते हैं, फिर ये फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं। इनका इंपॉर्टेंट स्लोगन है, एग्जाम में पूछा जाता है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। किसका है? बोस का। जय हिंद बोस का। सीन एज अ सिंबल ऑफ अनकम्प्रोमाइजिंग स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म। तो डिटेल में हम कवर किया हुआ है, हमने हल्का सा रिवाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट है जेपी जयप्रकाश नारायण। टाइम पीरियड है 1902 से लेके 1979 तक। ठीक है, सर्वोदया के इंपॉर्टेंट लीडर हैं, वही सर्वोदया जिसकी बात सबसे पहले गांधी करते हैं, विनोबा भावे करते हैं और जेपी करते हैं। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट लीडर सर्वोदया के साथ जुड़े हुए हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। सोशलिस्ट थिंकर हैं, इनको लोक नायक कहते हैं, याद रखना। लोकमान्य तिलक को कहा जाता है, लोक नायक जेपी को कहा जाता है। स्टार्टिंग में ये मार्क्सिस्ट थे, बाद में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की तरफ ये शिफ्ट होते हैं। टोटल रेवोल्यूशन या संपूर्ण क्रांति स्टार्ट करते हैं ये 1970s में, करप्शन के खिलाफ, अथॉरिटेरियनिज्म के खिलाफ। और ये एक बड़े मूवमेंट की शेप लेता है जिसको कहते हैं जेपी मूवमेंट, जो 1974 से लेकर 1975 तक चलता है। इसी की वजह से इमरजेंसी भी लगाते हैं इंदिरा गांधी 1975 से 1977, और इसी मूवमेंट की वजह से इंदिरा गांधी या कांग्रेस को अपनी गवर्नमेंट जो है वो छोड़नी पड़ती है, उनकी गवर्नमेंट गिर जाती है। और फिर जेपी के एफर्ट से जनता पार्टी, अपोजिशन की सारी पार्टीज जो हैं वो एक साथ आती हैं इकट्ठे जनता पार्टी के रूप में, और जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनती है 1977 से लेकर 1979 तक। बाद में जनता पार्टी की गवर्नमेंट भी लंबे टाइम तक नहीं चलती, ये पार्टी कोलैप्स हो जाती है। वो सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। कौन सी पार्टी के साथ जुड़े थे जेपी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इंपॉर्टेंट है। विनोबा भावे और गांधी के सर्वोदया मूवमेंट के साथ जुड़े हुए थे, पूछा जाता है एग्जाम में। सर्वोदया मूवमेंट के फाउंडर कौन है? गांधी हैं। गांधी ने सर्वोदया का कंसेप्ट कहाँ से लिया था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं पढ़ा चुका हूँ। तो सर्वोदया के लीडर, इंडियन लीडर कौन कौन से? गांधी, विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण। ठीक है, वायलेंट रेवोल्यूशन को रिजेक्ट करते हैं, पीपल्स पार्टिसिपेशन और डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट करते हैं, सेम गांधी के आइडिया को। ठीक है, नेक्स्ट है दीनदयाल उपाध्याय। टाइम पीरियड है इनका 1916 से लेके 1960 तक, 1968 तक। इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियन है, पॉलिटिकल थिंकर हैं, और भारतीय जनसंघ की जो आइडियोलॉजी है वो इन्होंने दी थी। क्या था भारतीय जनसंघ? पढ़ चुके हैं हम। भारतीय जनसंघ आरएसएस की आइडियोलॉजी पे 1951 में बनता है। फाउंडर कौन थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय। तो भारतीय जनसंघ आगे जाके जो आइडियोलॉजी लेती है उस आइडियोलॉजी का नाम है इंटीग्रल ह्यूमनिज्म या एकता मानव दर्शन। कब? 1965 में। ये इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजी किसकी थी? ये इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजी थी दीनदयाल उपाध्याय की। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा 100%। तो दीनदयाल उपाध्याय की आइडियोलॉजी इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। भारतीय जनसंघ इसको कब अडॉप्ट करता है? 1965 में। बाद में हमने देखा कि 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनती है, और भारतीय जनता पार्टी 1985 में इसी आइडियोलॉजी को अपनाती है, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म या एकता मानववाद, जो आज भी भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी है। क्या है ये? ये एक फिलॉसफी है जिसमें नेशनलिज्म को ब्लेंड करने की बात की जाती है इंडिया के कल्चर के साथ और ह्यूमन सेंटर डेवलपमेंट के साथ। ये क्रिटिसाइज करते हैं कैपिटलिज्म को, मटेरियलिज्म को और मार्क्सिज्म को, दैट इज क्लास स्ट्रगल को ये क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है, और बात करते हैं किसकी? कल्चरल नेशनलिज्म की बात कौन करता है? भारतीय जनसंघ, दीनदयाल उपाध्याय डीडीयू और भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी कब बनी थी? 1980s में, 1980 में। ठीक है, सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी की बात करते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिटी की बात करते हैं, और अपलिफ्टमेंट ऑफ लास्ट मैन, अंत्योदय, सबका साथ सबका विकास, जो आज भारतीय जनता पार्टी बात करती है उसकी नींव कहीं ना कहीं दीनदयाल उपाध्याय ने रखी थी।
ये फोकस ऑन हार्मोनी बिटवीन इंडिविजुअल, सोसाइटी और नेचर, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जा सकता है। कौन बात करता है? दीनदयाल उपाध्याय। आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ भारतीय जनता पार्टी, इसका कंट्रीब्यूशन पढ़ चुके हैं हम। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट का चैंपियन कहा जाता है इनको, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के कंसेप्ट का। ठीक है, तो क्विकली हम रिवाइज कर लेते हैं आज के जो अभी 4 थिंकर हमने बात की। फर्स्ट नंबर नेहरू, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात नेहरू करते हैं। सेकुलरिज्म नेहरू, नाम बैंडुंग कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट नाम समिट 1961 में, बैंडुंग कॉन्फ्रेंस 1955 में, इंडियन फॉरेन पॉलिसी, पंचशील, प्लानिंग, साइंटिफिक टेम्पर, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो किसके साथ मैच करोगे? नेहरू के साथ। रेडिकल ह्यूमनिज्म, सॉरी रेडिकल नेशनलिज्म, नॉट ह्यूमनिज्म। रेडिकल ह्यूमनिज्म की बात कौन करता है? एम.एन. राय। रेडिकल नेशनलिज्म, बॉस इंडियन नेशनल आर्मी, बॉस सोशलिज्म, बॉस फॉरवर्ड ब्लॉक के फाउंडर, बॉस आज़ाद हिंद गवर्नमेंट 1943, बॉस जय हिंद, बॉस। ठीक है। जेपी लोकमान्य, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, जेपी टोटल रेवोल्यूशन, संपूर्ण क्रांति, या जेपी मूवमेंट, इमरजेंसी के टाइम, सर्वोदय, सारी चीजें पढ़ चुके हैं। डीडीयू दीनदयाल उपाध्याय, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, अंत्योदय, ठीक है, कल्चरल नेशनलिज्म, और भारतीय जनसंघ या बीजेपी की आइडियोलॉजी, डिसेंट्रलाइजेशन, और 3 चीजों की हार्मोनी की बात। कौन कौन से 3? इंडिविजुअल, सोसाइटी और नेचर। ठीक है, तो चलिए अब हम टॉप 100 एमसीक्यूज देखते हैं इन ही 4 इंडियन पॉलिटिकल थिंकर के। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इंडिया के पहले फॉरेन मिनिस्टर, इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है, 1947 से लेके 1964 तक। ये एज सच तो आपको कोई नहीं पूछेगा फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, बट 1947 से लेके 1964 तक के इवेंट्स जो हैं वो क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने के लिए पूछे जा सकते हैं, या वो इवेंट्स जैसे पंचशील हुआ, इंडियन फॉरेन पॉलिसी के फादर या फाउंडर हुए, या बैंडुंग कॉन्फ्रेंस हुआ, फर्स्ट नाम समिट हुआ, ये सारी चीजें जो हैं ये हैं किसकी? नेहरू की। चलिए, सरदार पटेल, फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट होम मिनिस्टर, आयरन मैन ऑफ इंडिया। राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और 1939 में जब बोस जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। जवाहरलाल नेहरू वाज एसोसिएटेड विद विच आइडियोलॉजी? तो कौन सी आइडियोलॉजी थी? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया वाज रिटन बाय, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? लिखी है जवाहरलाल नेहरू ने। नेहरूज आइडिया ऑफ प्लान इकोनॉमी डेवलपमेंट लेड टू द क्रिएशन ऑफ, तो क्या होगा राइट आंसर? क्रिएशन ऑफ 5 ईयर प्लान्स। ठीक है, चलिए, प्रियम्बल का जो फ्रेज है सोशलिस्ट सेकुलर वाज इंस्पायर्ड बाय हुज विजन, तो किसके विजन से प्रियम्बल का फ्रेज सोशलिस्ट और सेकुलर इंस्पायर हुआ था? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तो कौन होगा? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसने इंट्रोड्यूस किया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? पूछा जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। विच कॉन्फ्रेंस डिड नेहरू प्रिजाइड इन 1927 टू अपोज इंपीरियलिज्म? इंपीरियलिज्म को अपोज करने के लिए जो कॉन्फ्रेंस थी, इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस नेहरू की, उसका नाम क्या था? पूछा जाता है एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो क्या होगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ए, ब्रुसेल्स कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए क्या है। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रिजाइडेड अवर फर्स्ट कांग्रेस अगेंस्ट colonial oppression and imperialism in Brussels in February 1927. A pivotal event in the establishment of League Against Imperialism, very very important. This Congress helped expanded Nehru's understanding of anti-colonial resistance by fostering connections between anti-colonial nationalism and working class movement on the international scale. ठीक है। Which policy is known as Nehru's contribution to foreign affair? तो कौन सी पॉलिसी है? कौन सी है? पंचशील एग्रीमेंट। कब साइन होता है? 1954 में।
किसके बीच में? इंडिया और चाइना के बीच में। कौन कौन लीडर थे? इंडिया की तरफ से नेहरू और चाइना की तरफ से कौन था? आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, बहुत बार पढ़ चुके हैं। ट्राइस्ट विद डेस्टिनी स्पीच वाज डिलीवर्ड ऑन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कब डिलीवर कराई गई थी ये स्पीच? 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947। ठीक है, क्या था? क्या था? ये एक इंग्लिश लैंग्वेज की स्पीच थी, इंग्लिश लैंग्वेज में स्पीच थी नेहरू के द्वारा, जो कि पहले प्राइम मिनिस्टर भी बनते हैं उसी दिन, इंटर्म प्राइम मिनिस्टर 1947, 15 अगस्त जब देश आज़ाद होता है। ठीक है, कहाँ थी ये एक स्पीच? इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, हमारे इंडिया के पार्लियामेंट में, आज़ादी के टाइम। कब? रात के आधी रात 14 अगस्त 1947, जब रात को 12 बजे इंडिया आज़ाद हो रहा था। तो इंडिया कब आज़ाद होता है? 15 अगस्त 1947, पाकिस्तान 14 अगस्त 1947। अब यहाँ से लगता है कि पाकिस्तान एक दिन पहले आज़ाद हुआ था, ऐसा नहीं था। 12 बजे जब इंडिया आज़ाद होता है तो उसी टाइम पाकिस्तान भी आज़ाद हो गया था। बट जब 12 बजे थे इंडिया में, तो उस टाइम पाकिस्तान के टाइम जोन में जो टाइम था वो 11:30 था, मीन्स वहाँ 14 अगस्त था। तो इसीलिए एक दिन का डिफरेंस है, बट एक्चुअल में ये बिल्कुल इंडिया के टाइम पे 12:00 पे हम आज़ाद हुए थे। हु इंट्रोड्यूस्ड नॉन अलाइन मूवमेंट अलॉन्ग विद नेहरू, तो हम पढ़ चुके हैं अभी। कौन कौन थे? कौन कौन थे? सारे के सारे 5 लीडर आपने याद रखने हैं। फर्स्ट नंबर पे नेहरू हैं, उसके बाद टीटो हैं, नासिर हैं, सुकरानो हैं, और कौन है? ठीक है, टीटो हैं एक, नासिर गमाल अब्दुल नासिर, सुकरानो इंडोनेशिया के, नासिर इजिप्ट के, टीटो यूगोस्लाविया के, और कौन है? और हैं हमारे नामे नुकरमा कहाँ के? गाना के। तो ए होगा इसका राइट आंसर। ये 5 के 5 लीडर, मैं गेस लगाता हूं कि नाम से 100% 2 क्वेश्चन आपके आएंगे, और शायद यही क्वेश्चन आ जाए, या तो ये आएगा या आएगा आपका बेंडुंग कॉन्फ्रेंस का टाइम 1955, या फर्स्ट नाम समिट 1961। कहाँ हुई थी? यूगोस्लाविया में। ठीक है, बेंडुंग कॉन्फ्रेंस इंडोनेशिया में। तो इन 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके गेस के तौर पे बता रहा हूं मैं। नेहरूज इकोनॉमिक पॉलिसी एम्फेसाइज्ड, तो नेहरू की इकोनॉमिक पॉलिसी क्या थी? किस पे फोकस करती थी? मिक्स्ड इकोनॉमी, बात की है ना हमने ऊपर, मिक्स्ड इकोनॉमी। चलिए, विच प्लान इज कॉल्ड एज नेहरू, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। नेहरू महालोनिबस प्लान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेहरू महालोनिबस प्लान, फर्स्ट प्लान को नहीं, सेकंड प्लान को कहते हैं, याद रखना, सेकंड 5 ईयर प्लान। ठीक है, सेकंड 5 ईयर प्लान, जिसको नेहरू महालोनिबस प्लान भी कहते हैं, because it was shaped by the ideas of both Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru and Professor P.C. Mahalanobis, who developed an economic model that emphasized industrialization, particularly in heavy and capital goods industries and a dominant public sector. ठीक है, important है। Nehru's famous book written in prison in 1934 to 35, तो 1934-35 में नेहरू ने कौन सी इंपॉर्टेंट बुक लिखी थी जेल में? कौन सी थी? ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, पढ़ चुके हैं हम ये, कैसे मैंने बताया था 2 पार्ट में थी ये बुक, क्या क्या था वो सारी चीजें पढ़ चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड इन, JNU यूनिवर्सिटी जो है, जिसको जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कहते हैं, कब एस्टेब्लिश हुई थी? 1969 में, 1969 में। नेहरू वाज अवार्डेड भारत रत्न, तो नेहरू को भारत रत्न कब मिला था? यहाँ आप गलती कर सकते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में आ सकता है कि नेहरू को मिला है अगर, तो तब प्राइम मिनिस्टर नेहरू तो नहीं होंगे, उनके बाद ही मिला होगा, क्योंकि कोई प्राइम मिनिस्टर अपने आप को तो देगा नहीं। बट ऐसा नहीं है, इनको मिला था 1955 में। ये डेट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न 1955 में मिला। इंपॉर्टेंट है, किसने अवार्ड किया था? द अवार्ड वाज प्रेजेंटेड बाय प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये एक यूनिक इंस्टेंस था जहां अवार्ड जो है वो दिया गया था, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं उन्होंने पर्सनल इनिशिएटिव पे अवार्ड दिया था, विदाउट अ फॉर्मल रिकमेंडेशन फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर नेहरू।
मोस्टली कब अवार्ड मिलता है? जब प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करते हैं, बट प्राइम मिनिस्टर नेहरू खुद थे, तो उनकी रिकमेंडेशन के बगैर ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उनको भारत रत्न दिया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेहरू स्ट्रांगली अपोज्ड, किस चीज को अपोज करते थे भाई? कम्युनलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो हमें पता है इंडस्ट्रियलाइजेशन पे काम किया है, डेमोक्रेसी पे काम किया है, सेकुलरिज्म पे, तो ए होगा राइट आंसर। नेहरू के बर्थडे को हम किस दिन से ऑब्जर्व करते हैं? तो हमें पता है चाचा नेहरू उनको कहते थे, तो चिल्ड्रन डे के नाम पे, बी होगा राइट आंसर। नेहरू पैदा कब होते हैं? पढ़ चुके हैं हम, टाइम पीरियड 1889। नेहरू वाज एजुकेटेड एट, तो कहाँ एजुकेट हुए थे? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। ठीक है, ट्रिनिटी कॉलेज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, बी होगा इसका राइट आंसर। विच पैक्ट वाज साइंड, विच पैक्ट स्ट्रेंड नेहरू फॉरेन पॉलिसी इन 1962? ठीक है, विच पैक्ट, कौन से पैक्ट ने नेहरू की फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रेन कर दिया था, छान लिया था? तो किसने? जो नेहरू बात करते थे कि हम इंडिया हिंदी चीनी बाई बाई हैं, बट हिंदी चीनी बाई बाई से हिंदी चीनी बाय बाय हो गया था 1962 में, जब इंडिया चाइना की वार हुई थी। हमने इंडिया चाइना के रिलेशंस डिटेल में कवर किए हैं, तो आप देख सकते हैं इंडिया चाइना के रिलेशन, आपको पता चल जाएगा। नेहरूज पॉलिसी ऑफ साइंटिफिक टेम्पर एम्ड एट, तो क्या है राइट आंसर? रैशनल थिंकिंग। साइंटिफिक मीन्स रैशनल, रैशनल थिंकिंग। नेहरूज विजन ऑफ इंडिया वाज कॉल्ड, तो नेहरूज विजन ऑफ इंडिया वाज कॉल्ड सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। नेहरू कब डेथ होती है? 1964 में, पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, कब से कब तक रहे प्राइम मिनिस्टर? 47 से लेके 1964 तक। तो जो भी इनके इंपॉर्टेंट इवेंट हैं इसी टाइम हुए होंगे, चाहे 1955 की बैंडूंग कॉन्फ्रेंस हो, 1955 में इनको भारत रत्न मिलना हो, या 1961 में फर्स्ट नाम समिट हो, या 1954 में पंचशील मूवमेंट्स, पंचशील एग्रीमेंट साइन हो चाइना के साथ। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी थे। अच्छा, हु वाज नेहरूज पॉलिटिकल मेंटोर? तो इनके पॉलिटिकल मेंटोर थे गांधी। ठीक है, नेहरू की ऑटोबायोग्राफी क्या थी? तो नेहरू की ऑटोबायोग्राफी थी टुवर्ड फ्रीडम। पूरा नाम क्या था? जवाहरलाल नेहरूज ऑटोबायोग्राफी इज टाइटल्ड एन ऑटोबायोग्राफी भी इसको कहते हैं, और इसको हम टुवर्ड्स फ्रीडम भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, एन ऑटोबायोग्राफी या टुवर्ड्स फ्रीडम, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये थे हमारे टॉप 25 एमसीक्यूज नेहरू के ऊपर। नेहरू हमने रिवाइज कर लिया है। हु गेव द स्लोगन ऑफ गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, चलिए सी होगा इसका राइट आंसर। बोस रिजाइन फ्रॉम कांग्रेस प्रेसिडेंट, तो हमने पढ़ा 1938 में वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे हरिपुरा के। 1939 में वो फिर से प्रेसिडेंट बनते हैं तरीपुरी सेशन में, और डिफरेंसेस विद गांधी के साथ, पटेल के साथ उनके डिफरेंसेस थे, क्योंकि गांधी जी चाहते थे जिताना पट्टाभी सीतारमैया को, बट जीत गए कौन? बोस। तो बोस ने कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप से रिजाइन कर दिया था। इसके बाद 1939 में कांग्रेस के प्रेसिडेंटशिप की जो पोस्ट थी वो दे दी थी विदाउट इलेक्शन, किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो आगे जाके इंडिया के पहले प्रेसिडेंट बनते हैं। तो कब रिजाइन किया? 1939 में, और उसके बाद उन्होंने क्या बनाया? फॉरवर्ड ब्लॉक। बॉस फाउंडेड विच पार्टी आफ्टर लिविंग कांग्रेस, तो 1939 में कांग्रेस छोड़ते हैं तो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं, ए होगा राइट आंसर। बॉस वाज इलेक्टेड कांग्रेस प्रेसिडेंट, तो कब बने थे? हरिपुरा 1938 में फर्स्ट टाइम, और तरीपुरी 1939 में, बट इसका आंसर हम लगाएंगे क्या? बी, हरिपुरा 1938। ठीक है, 1939 में भी थे बट छोड़ दिया था उसके बाद। विच आर्मी डिड बॉस रिकॉग्नाइज टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश, तो कौन सी आर्मी थी? INA, पढ़ चुके हैं हम। INA ट्रायल कहाँ हुए थे? तो दिल्ली में लाल किला में INA ट्रायल हुए थे, पढ़ चुके हैं हम। विच स्लोगन इज एसोसिएटेड विद बॉस, तो क्या था? जय हिंद। क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया किसका स्लोगन था? गांधी का। तो इनकलाब जिंदाबाद और वंदे भारत आप मुझे बताएंगे किसके स्लोगन थे, पढ़ चुके हैं। विच वुमेन्स रेजिमेंट वाज फाउंड बाय बॉस, तो बॉस ने वुमेन रेजिमेंट भी बनाई थी, क्या नाम था? रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट। बॉस एस्केप फ्रॉम इंडिया, इंडिया से कब वो निकलते हैं? 1941 में। क्या बनते हैं? हैज़ अ पठान। अलग अलग 4 उन्होंने शक्लें ली थी,
जो हम पढ़ चुके हैं। क्या क्या थी आप मुझे बताएंगे? वो 3 नाम इंपॉर्टेंट हैं। सुभाष चंद्र बोस वाज नोन एज नेताजी, ठीक है। आप मुझे बताएंगे राजा जी किसको कहते थे, लोकमान्य किसको कहते थे और देशबंधु किसको कहते थे? तीनों इंपॉर्टेंट है और हम तीनों पढ़ चुके हैं। विच ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन वाज यूज्ड बाय बोस? तो कौन सा स्टेशन था? आजाद हिंद रेडियो, आजाद हिंद रेडियो। चलिए, बॉस सॉट हेल्प फ्रॉम विच कंट्रीज? तो कौन सी कंट्रीज से हेल्प ली? पहले वो जर्मनी जाते हैं, फिर जापान। ए होगा राइट आंसर। दिल्ली चलो स्लोगन किसके साथ जुड़ा हुआ था? तो दिल्ली चलो स्लोगन था बॉस का। सुभाष चंद्र बोस वाज बोर्न इन, तो कब पैदा हुए हैं? हम टाइम पीरियड पढ़ चुके हैं, 1897 में, ठीक है। सी होगा राइट आंसर। बॉस वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय, तो किससे इन्फ्लुएंस थे? जो उनके गुरु थे CR दास। अगर पूछा जाए बॉस के स्पिरिचुअल गुरु, तो वो थे स्वामी विवेकानंद, जिनकी सारी की सारी बुक्स उन्होंने स्टूडेंट लाइफ में ही पढ़ ली थी। स्वामी विवेकानंद स्पिरिचुअल गुरु और पॉलिटिकल गुरु थे उनके कौन? CR दास, ठीक है। CR दास, चितरंजन दास। बॉस पॉलिटिकल फिलॉसफी कंबाइंड, तो बॉस पॉलिटिकल फिलॉसफी कंबाइंड क्या? सोशलिज्म एंड नेशनलिज्म। बी होगा इसका राइट आंसर। आजाद हिंद गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड इन, आजाद हिंद गवर्नमेंट कहाँ बनी थी? कहाँ बनी थी? सिंगापुर में, ठीक है, सिंगापुर में। INA सोल्जर फर्स्ट होस्टेड द ट्राई कलर, तो कहाँ लहराया था पहला ट्राई कलर? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कहाँ लहराया था? तो मणिपुर मोइरांग में, मणिपुर मोइरांग। फर्स्ट hosted the tricolor on Indian soil in Moirang, मणिपुर on April 14, 1944, ठीक है। 1944 में और क्या हुआ था? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने न्यू कश्मीर मैनिफेस्टो अडॉप्ट किया था, ठीक है। एन अर्लियर इंस्टेंस दो नॉट ऑन द इंडियन मेन लाइन अकर्ड ऑन दिसंबर 30, 1943 व्हेन सुभाष चंद्र बोस। इससे पहले क्या था? उससे पहले पोर्ट ब्लेयर, जो कि अंडमान निकोबार की आज की कैपिटल है, वहाँ 30 दिसंबर 1943 में इंडिया का झंडा सबसे पहले लहराया था सुभाष चंद्र बोस ने। बट ये जो आइलैंड थे ये जापान ने हैंड ओवर किए थे सुभाष चंद्र बोस को, ठीक है। तो उसके बाद जो इंडिया की मेन लैंड पे जो झंडा लहराया वो मणिपुर में लहराया था। तो दोनों ऑप्शन आपको पता होना चाहिए। इनके नाम भी बताए थे मैंने, शहीद आइलैंड और दूसरा कौन सा था आप बताएंगे मुझे, क्योंकि मैं डिटेल में ये पढ़ा चुका हूँ। हु लेड द वुमेन्स विंग ऑफ INA? तो INA की वुमेन विंग जो हमारी लक्ष्मी के नाम पे थी, रानी ऑफ झांसी के नाम पे थी, उसको कौन लीड कर रही थी? कौन लीड कर रहा था? कैप्टन लक्ष्मी सहगल, कैप्टन लक्ष्मी सहगल, ठीक है। रानी झांसी रेजिमेंट जो थी उसको लीड कौन कर रहा था? जो वुमेन रेजिमेंट थी, कैप्टन लक्ष्मी सहगल। इंपॉर्टेंट है। बॉस की डेथ कब होती है? 1945 में, पढ़ चुके हैं हम। बॉस कॉल्ड गांधी, तो गांधी को बॉस ने क्या बोला था, क्या नाम दिया था? फादर ऑफ नेशन, फादर ऑफ नेशन। कहाँ से एड्रेस कर रहे थे? कौन से रेडियो स्टेशन से? कौन सी डेट थी? पढ़ चुके हैं, आप बताएंगे मुझे। जो जो क्वेश्चन पूछता हूँ ये इसलिए पूछता हूँ, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपकी ड्यूटी बनती है कि इनको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। और तो इस वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आपके लिए ही इतनी मेहनत होती है, ठीक है। और अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो आप हमें डोनेट भी कर सकते हैं, फाइनेंशियल हेल्प भी कर सकते हैं। हमारा जो गूगल पे नंबर है या हमारा पेटीएम नंबर है वो है 9541130486, ठीक है, ताकि हम भी यूट्यूब पे सस्टेन कर पाएँ और अच्छे से मेहनत करें, अच्छे अच्छे कोर्सेज हम आपके लिए लाते रहें, ठीक है। विच इंडियन लीडर अपोज्ड बॉस इन 1939 त्रिपुरी सेशन? तो किसने अपोज किया था? गांधी ने, ठीक है। गांधी और पटेल दोनों थे। तो बट आप जो इसका आंसर लगाएंगे वो अगर गांधी ऑप्शन में होगा तो पहले गांधी लगाएंगे। क्यों? क्योंकि गांधी ने पटाभी सीतारमैया को जताना चाहते थे, बट बोस जो थे वो जीत गए थे। अगर गांधी ऑप्शन में ना हो तो तब पटेल आप लगा सकते हैं। बॉस का न्यूज़पेपर कौन सा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्वराज न्यूज़पेपर था बॉस का। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। क्यों?
क्योंकि सुभाष चंद्र बोस का न्यूज़पेपर जो था वो स्वराज था। उसके पहले वो एडिटर भी रहे थे फॉरवर्ड न्यूज़ के, तो फॉरवर्ड भी आप टिक कर सकते थे क्योंकि फॉरवर्ड के वो एडिटर थे। अगर स्वराज ऑप्शन में नहीं है तो तब आप फॉरवर्ड लगाएंगे, बट पहले तो वो फॉरवर्ड न्यूज़पेपर के एडिटर थे। फॉरवर्ड न्यूज़पेपर बॉस का नहीं था, उनके पॉलिटिकल गुरु चितरंजन दास का था। ठीक है, बाद में उन्होंने अपना न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था जिसका नाम था स्वराज। तो दो इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर स्वराज और फॉरवर्ड आपको पता होने चाहिए। फॉरवर्ड के वो एडिटर थे, बट फॉरवर्ड उनका पेपर नहीं था, CR दास का पेपर था, और स्वराज उनका अपना पेपर था। बॉस एडवोकेटेड, तो बॉस एडवोकेटेड व्हाट? एडवोकेटेड स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। बॉस रोट, तो क्या लिखा था इसमें से बॉस ने? इन द इंडियन स्ट्रगल, द इंडियन स्ट्रगल। ठीक है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया रिटन बाई पंडित जवाहरलाल नेहरू, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ रिटन बाई गांधी, और हिंद स्वराज रिटन बाई, चलो आप बता दें, हिंद स्वराज रिटन बाई होम। जयप्रकाश नारायण को कहते थे क्या? लोक नायक। तो लोकमान्य किसको कहते थे? तिलक को। नेताजी किसको कहते थे? सुभाष चंद्र बोस को। आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल। राजा जी, राजा सी गोपाल आचार्य को। जेपी जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण वाज एसोसिएटेड विद विच मूवमेंट इन 1974? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ चुके हैं हम। तो कौन सी इंपॉर्टेंट मूवमेंट थी? टोटल रेवोल्यूशन, संपूर्ण क्रांति। ठीक है, सी होगा इसका राइट आंसर। जेपी वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय, तो जयप्रकाश नारायण किससे इन्फ्लुएंस थे? तो गांधी और मार्क्स से, दोनों से इन्फ्लुएंस थे। पहले वो मार्क्सिस्ट थे, बाद में वो गांधीवादी बनते हैं। जेपी वाज फाउंडर ऑफ, तो जेपी वाज फाउंडर ऑफ सोशलिस्ट कांग्रेस, सोशलिस्ट पार्टी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये होगा इसका राइट आंसर। जयप्रकाश नारायण अवार्डेड इन 1999, तो इनकी डेथ के बाद इनको भारत रत्न मिला था। कब? 1999 में, याद रखना। जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे अवार्ड भी मिला था, तो कब मिला था? ये मिला था 1965 में। 1965 में जयप्रकाश नारायण was awarded Raman Magsaysay Award for Public Service in 1965. This was in recognition of his thought and brilliant book. कौन सी? द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है। द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी रिटन बाई, तो किसने लिखी है? जयप्रकाश नारायण, जिसके लिए इनको मैग्सेसे अवार्ड मिला था। तो ये बुक किस पे थी? कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक सर्विस। जेपी वाज जेल ड्यूरिंग विच पीरियड, तो कब जेल में डाला गया था? इमरजेंसी के टाइम, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी 1975। ठीक है। जेपी इज कॉल्ड फॉर संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति या टोटल रेवोल्यूशन कब? 1974, तभी 1975 में इनको जेल में भी डाल दिया था। जयप्रकाश नारायण प्लेड अ मेजर रोल इन फॉर्मिंग, तो क्या बनाया था इन्होंने? जनता पार्टी। सारी की सारी अपोजिशन पार्टीज को मिला के जनता पार्टी बनती है, और जनता पार्टी क्या करती है? जनता पार्टी सत्ता में आती है 1977 से लेके 1979 तक। ठीक है। भारतीय जनसंघ भी इसी का पार्ट होता है। तब बीजेपी नहीं थी, तब बीजेपी जो थी वो, बीजेपी के लीडर किस में थे? भारतीय जनसंघ में थे। तो 1979 में ये पार्टी कोलैप्स हो जाती है, और फिर ये सारे लोग जो आरएसएस की आइडियोलॉजी वाले थे या बीजेएस के लोग थे, ये बनाते हैं 1980 में भारतीय जनता पार्टी, जिसमें मेन लीडर कौन होते हैं? मेन लीडर होते हैं अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी, और फर्स्ट प्रेसिडेंट बीजेपी के बनते हैं अटल बिहारी वाजपेयी 1980। ठीक है। जेपी वाज बोर्न इन, तो जेपी जयप्रकाश नारायण, पढ़ चुके हैं टाइम पीरियड 1902। जेपी जयप्रकाश नारायण स्टडीड इन, तो कहाँ पढ़ाई हुई थी इनकी? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में। जेपी मैरिड, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है एक जगह। प्रभावती देवी से इनकी शादी होती है। जयप्रकाश मूवमेंट लेड टू द रेजिग्नेशन ऑफ, तो किसको रिजाइन देना पड़ा था? जेपी मूवमेंट, जयप्रकाश नारायण की मूवमेंट संपूर्ण क्रांति टोटल रेवोल्यूशन की वजह से इंदिरा गांधी को मजबूर कर दिया था इन्होंने रिजाइन करने के लिए। ठीक है, चलिए ये होगा राइट आंसर। जयप्रकाश नारायण आइडियोलॉजी वाज क्लोजेस्ट टू, तो इनकी आइडियोलॉजी किसके क्लोजेस्ट थी? सर्वोदय। ठीक है, सर्वोदय, सबका उदय। ठीक है,
बी होगा राइट आंसर। जेपी नारायण डाइड इन, तो कब इनकी डेथ होती है, टाइम पीरियड पढ़ चुके हैं, कब 1979 में। तो टाइम पीरियड इनका बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1902 में पैदा होते हैं ये और 1979 में इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है। जेपी जेपी नारायण वाज क्रिटिक ऑफ, तो किसके क्रिटिक थे ये, वन पार्टी रूल के क्रिटिक थे। जेपी वर्क विद विच गांधीयन लीडर, तो कौन से गांधीयन लीडर के साथ इन्होंने काम किया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भूदान मूवमेंट वाले, सर्वोदया वाले, विनोबा भावे। विनोबा भावे, विनोबा भावे से यही दो क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं, फर्स्ट भूदान मूवमेंट, सेकंड सर्वोदया। सर्वोदया के तीन इंपॉर्टेंट लीडर, सबसे पहले गांधी, विनोबा भावे और जेपी जयप्रकाश नारायण। जेपी ऑटोबायोग्राफी, तो जेपी की ऑटोबायोग्राफी कौन सी थी, प्रिजन डायरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिजन डायरी वाज ऑटोबायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण। टुवर्ड्स फ्रीडम, पंडित जवाहरलाल, नहीं टुवर्ड्स फ्रीडम कौन कौन है, आप मुझे बताएंगे। टुवर्ड्स फ्रीडम पढ़ा चुका हूँ मैं, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ आप मुझे बताएंगे, और स्वराज भी आप बताएंगे, तीनों बता चुका हूँ मैं। ठीक है। जेपीज टोटल रेवोल्यूशन इंक्लूड, तो संपूर्ण क्रांति थी ना, संपूर्ण मीन्स टोटल रेवोल्यूशन, जिसमें पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक चेंज चाहते थे वो, तो ए होगा इसका राइट आंसर। जेपी वाज इलेक्टेड टू लोकसभा इन, तो जेपी लोकसभा में भी इलेक्ट हुए थे, कब नहीं हुए। जेपी को इवन के जेपी को प्राइम मिनिस्टर तक की पोस्ट ऑफर की गई थी, तो जेपी ने नहीं ज्वाइन की थी, नहीं ली थी पोस्ट, कोई भी पोस्ट नहीं ली थी, वो गांधी की आइडियोलॉजी पे चलते थे। तो क्या होगा इसका आंसर, जेपी वाज इलेक्टेड टू लोकसभा इन, डी होगा, नन ऑफ द अबव, नेवर। जेपी रिजाइन फ्रॉम पॉलिटिक्स, तो पहले ये पॉलिटिक्स से रिजाइन करते हैं। अब आप अगर आपको डिटेल लेक्चर आपने हमारा जेपी का नहीं देखा होगा तो आप ये क्वेश्चन गलत कर देंगे। तो 1954 में ये रिजाइन करते हैं एक्टिव पॉलिटिक्स से, और दोबारा जब बिहार में एक बड़े लेवल पे करप्शन चल रही थी, तो कुछ स्टूडेंट्स जो थे वो खाने, कैंटीन के खाने को, मेस के खाने को लेके जब वो स्ट्राइक करते हैं, उनके साथ ये भी जुड़ जाते हैं, और ये एक बहुत बड़ी मूवमेंट का शेप लेते हैं, जिसको संपूर्ण क्रांति, टोटल रेवोल्यूशन या जेपी मूवमेंट कहते हैं, और फिर से ये पॉलिटिक्स में आते हैं। तो 1954 में इन्होंने रिजाइन दिया था पॉलिटिक्स से। ठीक है, बाद में इनके एफर्ट से जनता पार्टी बनती है, बट ये कोई पोस्ट नहीं लेते। जेपी वाज इंस्ट्रूमेंटल इन, तो क्या होगा राइट आंसर, भूदान मूवमेंट और संपूर्ण क्रांति। भूदान मूवमेंट है किसकी है, विनोबा भावे की है, बट विनोबा भावे के साथ जेपी भी थे, तो ए एंड बी। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 गांधी, तो इसका आंसर डी है 72 का। जयप्रकाश नारायण वाज आल्सो कॉल्ड, तो क्या कहते थे जेपी को, जेपी को क्या कहते थे, जेपी को कहते थे लोकनायक, लोकमान्य तिलक को। जेपीज अर्ली लाइफ वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय, जेपी की जो स्टार्टिंग में जेपी क्या थे, मैंने बताया आपको, मार्क्सिस्ट थे, बाद में गांधी, बाद में गांधीवादी बन गए, पहले क्या थे, मार्क्सवादी। ये होगा राइट। जयप्रकाश नारायण फेमस 1974 स्पीच वाज डिलीवर्ड एट, तो कहाँ डिलीवर की गई थी, अभी मैंने बात की कि मेस के की वजह से करप्शन की बात होने लगी, स्टूडेंट्स करने लगे, कहाँ, पटना बिहार में। दीनदयाल उपाध्याय वाज प्रोपोनेंट ऑफ, तो लास्ट हम 25 क्वेश्चन रह गए हमारे दीनदयाल उपाध्याय की। तो दीनदयाल उपाध्याय वाज प्रोपोनेंट ऑफ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, और बीजेपी भारतीय जनसंघ भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी भी इंटीग्रल ह्यूमनिज्म है, जो हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। दीनदयाल उपाध्याय वाज एसोसिएटेड विद, तो किसके साथ जुड़े हुए थे दीनदयाल उपाध्याय, आरएसएस के साथ। आरएसएस कब बनती है, 1925 में, सितंबर 1925। अभी सितंबर 2025 है, तो आरएसएस के 100 साल पूरे हो गए। ठीक है, आरएसएस के फाउंडर कौन थे, डॉक्टर हेडगेवार। ठीक है, तो ये जो भारतीय जनसंघ या उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, तो ये आरएसएस की आइडियोलॉजी को लेकर चलते हैं। क्या है ये हम पढ़ चुके हैं। विच पार्टी वाज लेड बाय दीनदयाल उपाध्याय, कौन सी पार्टी थी, तो दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मिलकर क्या बनाया था 1951 में, भारतीय जनसंघ, बीजेएस। और बीजेएस 1977 से 1979 तक जनता पार्टी में गवर्नमेंट में भी थे, जनता पार्टी के साथ, भारतीय जनसंघ। दीनदयाल उपाध्याय बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनसंघ, तो भारतीय जनसंघ के प्रेसिडेंट भी बनते हैं ये कब, 1967 में बनते हैं।
ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय भी हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। दीनदयाल उपाध्याय की फिलासफी जो थी इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की वाज अडॉप्टेड इन, तो ये फिलासफी अडॉप्ट किसने की थी? ये फिलासफी भारतीय जनसंघ ने की थी लगभग 1966 में अडॉप्ट भारतीय जनसंघ ने, और बाद में 1985 में ये भारतीय जनता पार्टी ने भी अडॉप्ट कर ली थी। ठीक है, बी होगा इसका राइट आंसर। उपाध्याय एम्फेसाइज्ड, तो किस पे फोकस करते हैं उपाध्याय? कल्चरल नेशनलिज्म पे। भारतीय जनसंघ कल्चरल नेशनलिज्म, और आज की भारतीय जनता पार्टी कल्चरल नेशनलिज्म। उपाध्याय वाज बर्न 1916। उपाध्याय की डेथ कब होती है? 1968। अगेन डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्रोनोलॉजिकली चीज़ें अरेंज करने के लिए पूछी जा सकती हैं। दीनदयाल उपाध्याय एम्फेसाइज्ड अपलिफ्टमेंट ऑफ, तो अंत्योदय, अंत्योदय मीन्स लास्ट मैन। ठीक है, सी होगा इसका राइट आंसर। अब उपाध्याय वर्कड क्लोजली विद, तो किसके साथ मिलकर काम किया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ। वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिनकी जम्मू एंड कश्मीर में डिटेंशन में डेथ हो गई थी, और जिसकी वजह से चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि शेख अब्दुल्ला को रिज़ाइन करना पड़ा था और जेल भी जाना पड़ा था। ठीक है, उपाध्याय की डेथ जो है वो कब हुई थी? ठीक है, मैंने जो अभी बात की श्यामा प्रसाद मुखर्जी की डेथ की बात की है, गलत तो नहीं बोला। डिटेंशन में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की डेथ हुई थी, नॉट उपाध्याय। उपाध्याय की डेथ कहाँ हुई थी? इन मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में इनकी डेड बॉडी हमें मिली थी मुगल सराय से। तो 86 के साथ क्या होगा? सी होगा, मुगल सराय। तो बाद में आज बीजेपी गवर्नमेंट ने इसी मुगल सराय का नाम भी बदल दिया है, और इसका नाम बदल के विच रेलवे स्टेशन वाज रीनेम्ड आफ्टर हिम, तो मुगल सराय का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन भी रखा है। ठीक है, उपाध्याय आइडियोलॉजी स्ट्रेस्ड ऑन, तो उपाध्याय की आइडियोलॉजी किस पे फोकस करती है? सोशलिस्ट इकानमी पे, सोशलिस्ट इकानमी पे। ठीक है, थोड़ा अच्छे से अभी नहीं करा पा रहा मैं क्योंकि तबीयत खराब थी, हाँ, तो बट ट्राई कर रहा हूँ मैं। दीनदयाल उपाध्याय की आइडियोलॉजी इंडिजनीज मॉडल ऑफ डेवलपमेंट पे फोकस थी। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एकता मानववाद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वाज डेवलप्ड हैज यूनिकली इंडियन अल्टरनेटिव टू वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेवलपमेंट इंक्लूडिंग बोथ कैपिटल एंड सोशलिज्म। इन दोनों के अपोज में ये एक मॉडल तैयार करते हैं जिसका नाम है इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, जहाँ ये इंडियन की बात करते हैं, इंडिजनीज चीज़ों की बात करते हैं। जैसे डिसेंट्रलाइज्ड इकानमी की बात करते हैं, ये एडवोकेटेड फॉर अ डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक मॉडल दैट empowered लोकल कम्युनिटीज, promoted self sufficiency, criticizing the सेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। तो इसीलिए प्लानिंग कमीशन को हटा के नीति आयोग स्टार्ट किया था भारतीय जनता पार्टी ने। ठीक है, क्यों, क्या डिफरेंस था दोनों में? दोनों में जो प्लानिंग कमीशन था वो क्या था? वो था टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच, सेंटर में पॉलिसीज बन रही हैं और वो फिट हो रही हैं ग्रास रूट लेवल पे, तो इसको हटा के क्या लाया? नीति आयोग। तो नीति आयोग क्या है? बॉटम अप अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच। तो बॉटम अप अप्रोच, तभी यही है डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी। स्वदेशी, he stressed the need for economic policies based upon Indian values and Indian culture, Indian ethos to make nation self-reliant. अंत्योदया, वेरी इंपॉर्टेंट, एक कोर कंपोनेंट ऑफ हिज फिलासफी। दीनदयाल उपाध्याय या भारतीय जनता पार्टी की जो फिलासफी है आज की, किसके लिए? अपलिफ्टमेंट ऑफ मोस्ट मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, लास्ट मैन तक गवर्नमेंट स्कीम्स के बेनिफिट पहुंचने चाहिए। ठीक है, सबका साथ सबका विकास। ह्यूमन सेंटर अप्रोच है इनकी। He believed that development must have the human being at its core, balancing the material needs with ethical and spiritual values. Which republican was founded by him? Which publication was founded by Deendayal Upadhyay? तो कौन सी पब्लिकेशन है? राष्ट्र धर्म। राष्ट्र धर्म वाज फाउंडेड बाय दीनदयाल उपाध्याय। यंग इंडिया गांधी। ठीक है, केसरी, इंडियन ओपिनियन, आप बताएंगे मुझे। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म सीक्स बैलेंस बिटवीन, तो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की फिलॉसफी किसकी है? दीनदयाल उपाध्याय की। किसमें बैलेंस की बात करते हैं ये? हाँ, इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, यस। मैन एंड नेचर, यस। स्पिरिचुअल एंड मटेरियल, यस। तो डी होगा इसका राइट आंसर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनेगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है, तो दीनदयाल उपाध्याय से क्वेश्चन तो बनता है। उपाध्याय आइडियोलॉजी इंस्पायर्ड फॉर्मेशन ऑफ, तो इनकी आइडियोलॉजी की वजह से क्या बना था? फॉर्मेशन ऑफ भारतीय जनता पार्टी। जो आज की भारतीय जनता पार्टी है वो इन्हीं की आइडियोलॉजी से बनी थी।
ठीक, पढ़ चुके हैं हम सारी चीज़ें। पहले 1925 में आरएसएस बनता है, तो आरएसएस की आइडियोलॉजी पे 1951 में भारतीय जनसंघ बनता है। भारतीय जनसंघ सरकार में आता है 1977 से लेकर 1979 तक गवर्नमेंट का पार्ट रहते हैं ये जनता गवर्नमेंट का। फिर जनता पार्टी कोलैप्स, तो भारतीय जनसंघ कोलैप्स। फिर 1980 में बनती है क्या, भारतीय जनता पार्टी। ये हम डिटेल में भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी पढ़ चुके हैं। उपाध्याय एम्फेसाइज्ड इकोनॉमी बेस्ड ऑन, तो किस पे बेस्ड होना चाहिए, सेल्फ रिलायंस एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ऊपर भी हमने पढ़ा है, दोबारा भी। उपाध्याय आइडियाज ऑफ पॉलिटिक्स वाज, तो क्या थे, पॉलिटिक्स फॉर धर्मा, पॉलिटिक्स फॉर धर्मा। धर्मा मीन्स, धर्मा का मतलब यहाँ क्या है, धर्मा का मतलब धर्म नहीं है, कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स, ड्यूटीज, ठीक है। उपाध्याय कंपेयर्ड वेस्टर्न मटेरियलिज्म विद, तो वेस्ट के मटेरियलिज्म को ये इंडिया की स्पिरिचुअलिटी के साथ कंपेयर करते हैं, ये होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय compared Western materialism with Indian spirituality. This comparison was central to philosophy of integral humanism, which was offered as an indigenous Indian alternative to Western capitalism and Marxism. ठीक है, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म वाज ऑफिशियली अडॉप्टेड बाय जनसंघ, तो जनसंघ ने ऑफिशियली कब अडॉप्ट किया था, तो 1966 56 मैंने बोला था, बट एग्जैक्ट ये 1965 है, ठीक है। ऊपर भी मैंने शायद 1966 बोल दिया है, तो एग्जैक्ट डेट आप याद रखेंगे 1965। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की फिलासफी को भारतीय जनसंघ ने 1965 में अडॉप्ट किया था, और इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की फिलासफी जो डीडीयू दीनदयाल उपाध्याय की, इसको बीजेपी ने 1985 में अडॉप्ट किया था, 1980 में बीजेपी बनी थी, ठीक है। चलिए, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म वाज ऑफिशियली अडॉप्टेड बाय भारतीय जनसंघ इन 1965. The adoption took place at party's national conference in Vijayawada in January 1965, following the articulation of the philosophy by Deen Dayal Upadhyay in series of lecture. Upadhyay writing emphasized, the Upadhyay writing emphasized national identity, ठीक है। उपाध्याय अप्रोच टू डेवलपमेंट वाज सेंटर्ड ऑन, तो किस पे है, ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट, ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट, बी होगा राइट आंसर। उपाध्याय लेगेसी इज मोस्टली कैरिड फॉरवर्ड बाई, तो कौन लेके गया आगे, भारतीय जनता पार्टी। दीनदयाल उपाध्याय फेमस स्लोगन, क्या स्लोगन था इनका, जो आज बीजेपी का स्लोगन है, मोदी, नरेंद्र मोदी का स्लोगन है, अंत्योदय, द राइज ऑफ लास्ट मैन। इन्होंने कहाँ से लिया था, तो दीनदयाल उपाध्याय ने गांधी से लिया था, ठीक है। अंत्योदय का जो कंसेप्ट था किससे लिया था, गांधी से। अब उपाध्याय बिलीव्ड इन, तो किस पे बिलीव करते थे, कल्चरल नेशनलिज्म पे, कल्चरल नेशनलिज्म पे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसके साथ आपके फर्स्ट जो 3 यूनिट हैं वो कंप्लीट हो गए हमारे रिवीजन में। तो नेक्स्ट हम रिवीजन सीरीज भी कंटिन्यू रखेंगे, और साथ में हम क्या करेंगे, अपना एक नेक्स्ट यूनिट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यूनिट कोई भी एक पकड़ लेंगे, एक यूनिट पहले ख़त्म करेंगे, टाइम बचेगा तो दूसरा भी हम करेंगे, ठीक है। तो अगर आप हमें हमारे नोट्स अवेल करना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सअप करें, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। और हमें फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए, हमें डोनेट करने के लिए आप पेटीएम कर सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं। हमारा गूगल पे नंबर या पेटीएम नंबर है 9541130486, ठीक है। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी और हम ज़्यादा ज़्यादा काम करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। थैंक यू सो मच।